मॉर्निंग एक्सप्रेसो में आपको इमरान हसन खुशामदीद। इमरान हसन का सलाम और अरबला हसन का भी सलाम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं, अपने टेलीविजन सेट के सामने हैं या फिर कुछ करते हुए टेलीविजन सेट देख रहे हैं। आपको हम मोबाइल फोन पे भी देख सकते हैं। अच्छा सही है, इंटरनेट आ रहा हो तो हाँ। और बिजली हो और मोबाइल फोन चार्ज भी, आजकल लोड शेडिंग भी हो रही है। खैर उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं और जुमेरात का दिन बिल्कुल उसका आगाज हुआ चाहते हैं। हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं और नया कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज कोशिश करेंगे कि कल की निस्बत कुछ और मजीद बेहतर, कहते हैं ना पहले से बेहतर होना चाहिए, बेटर देन यस्टरडे। वैसे हम पूरी कोशिश करते हैं और इसमें हमारी टीम भी बहुत मेहनत करती है कि रोज कुछ ना कुछ नई ऐसे गेस्ट आपके साथ मिलवाएं, आपकी मुलाकात करवाएं जो कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं और हमारे शो का स्पेशली वो हिस्सा बने। तो आज के शो में भी बहुत सारे ऐसे मेहमान होंगे। इमरान, मुझे सुबह सुबह किसी चीज की क्रेविंग हो रही हो तो क्या किया जाए? मैं वही ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात करने लगा था, आपने बात ही छेड़ दी कि हम लोगों ने ईटिंग हैबिट्स अपनी खराब कर ली हैं। मुख्तलिफ गलत औकात पे, गलत औकात तो नहीं कहना चाहिए, मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ चीज़ों की जो क्रेविंग होती है वो खामखा होना शुरू हो जाती है। और अब तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, खासतौर पे मैंने अपने एरिया में देखा है, सारी रात ये जो राइडर होते हैं ना फूड वाले, ये सारी रात घूमते रहते हैं। इसका मतलब ये कि सारी रात लोग खाते रहते हैं, कहने का मतलब वैसे हाँ, मतलब मुझे नहीं पता ये सिर्फ लाहौर में या नहीं, वैसे लाहौर में ज्यादा ट्रेंड है, कराची में भी है, लेकिन इस्लामाबाद में इतना शायद आपने फील नहीं किया। सो जाते हैं लोग, हाँ जल्दी सो जाते हैं, 10 बजे तो बंदा नहीं मिलता। लेकिन कोई बात नहीं जनाब, आप सब इस हवाले से कोई बात नहीं, क्रेविंग होती है, दिल करता है खाएं, लेकिन बाकी ईटिंग पैटर्न्स हम सबके बहुत खराब हैं और कहीं ना कहीं हम उसका वॉलेट भी इसका हल क्या है वैसे क्रेविंग का? कुछ नहीं, खा ले जिसको ज्यादा अच्छा खा ले मतलब क्रेविंग का हल यही हो सकता है, अगर आपको किसी चीज की क्रेविंग हो रही है उसका फौरन खा उसको आप खा लें, लेकिन फिर अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। जो खाते हैं उसे डाइजेस्ट भी करें, नहीं तो आपका हाल, मैं ये तो नहीं कहूँगा मेरे जैसा हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो वजन बढ़ा बैठे हैं उन जैसा हो जाएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हमने हेडलाइंस की जानिब जाना है। आज के प्रोग्राम में भी बहुत कुछ है, आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। ओपोजिशन में ओपोजिशन, नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। आजाद कश्मीर इलेक्शन में बिलावल भुट्टो के इंतखाबी जलसे में नून लीग पर तनकीदी वार। पाबंदियों में नरमी के बाद कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा। पाकिस्तान में भी भारतीय डेल्टा वेरिएंट समेत कोरोना की 3 इकसाम की मौजूदगी का इंकशाफ। सिंध में मैट्रिक का इम्तहान हुकूमत के लिए इम्तहान बन गया। पेपर वक्त से पहले आउट होने लगे, नकल भी नुक्ता उरूज पर। जानवरों, परिंदों और इंसानों की खिदमत का मरकज थर का तारीखी आश्रम देखिए, सेगमेंट सफर है शर्त में। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी देसी घी से बनी लक्ष्मी चौक की स्पेशल अंडा टिक्की। अपने खून की कुर्बानी देकर तहरीक आजादी में नई रूह फूंकने वाले हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अपनी तमाम जिंदगी को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर देने वाले अब्दुल सत्तार ईदी को आज हमसे बिछड़े 5 बरस बीत गए। जनाब, हेडलाइंस आपने जानी और हेडलाइंस के बाद हमने सोचा है कि आज हम बड़ी खबर से पहले आपको जरा कोविड के हवाले से डरा दें, क्योंकि कोविड के बारे में बिल्कुल डराएंगे, क्योंकि बहुत बुरे हालात अब एक बार फिर देखने में आ रहे हैं। वो इस तरह से कि गवर्नमेंट ने नरमी की और उसके बाद हमने दोबारा से इवोल्यूशन शुरू की और जो फैलाव है कोविड का वो 3% फिर बढ़ गया और इस वजह से बहुत सारे मसाइल देखने में आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने, NCOC ने इस पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर आवाम जो है इसी तरह से वायलेट करती रही, SOPs को फॉलो नहीं किया, तो ये 4th वेव की शक्ल, जिसको असद उमर साहब ने पहले भी खबरदार किया था, ये आ सकती है। और चूंकि अब इमरान ईद भी आ रही है, उस वजह से भी हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। लेकिन अभी जो हम सिचुएशन देख रहे हैं वो केसेस कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। भाई मेरी तो पिछली जो ईद थी वो बहुत खराब हुई थी, छोटी ईद, क्योंकि मुझे ईद से 4-5 दिन पहले कोविड हुआ था और आपको भी शायद ईद से 2 दिन पहले हुआ था। और जितनी मुश्किल में ईद गुजरी, मेरा ईद का दूसरा दिन हॉस्पिटल में था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो फिर खुदा ना खास्ता, और जो डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है, जो इंडियंस ने फैलाया, पूरी इंडियन वायरस में इसको कह रहा हूँ, इससे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये इसकी म्यूटेशन बहुत जल्दी हो रही है। और हमने जब डॉक्टर साहब से पूछा था कि इसमें क्या ऐसा खतरनाक है जो पहले 3 वेरिएंट्स में नहीं था इस कोरोना वायरस के, तो उन्होंने कहा कि ये फैलता बहुत जल्दी है और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि ये बच्चों को भी लग जाता है। तो इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को वैक्सीन तो नहीं लग रही, तो इसलिए बच्चों के लिए डेल्टा वेरिएंट के साथ साथ 3 नई इकसाम के जो कहने वेरिएंट्स वो भी पाकिस्तान में उनकी मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। और जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट की हम बात कर रहे थे, ये म्यूटेट हो रहा है, वक्त के साथ साथ ये तेजी से
फैल भी रहा है, और ये अगर पाकिस्तान में मौजूद है तो इसका मतलब कि आपको अभी भी एहतियात की ज़रूरत है। और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी साथ साथ कहा है कि अगर सूरत हाल ख़राब होना शुरू हो गई तो हम फिर उसी स्टेज पर ना करे, अल्लाह ना करे, पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये जो सारे मामलात हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वैक्सीनेशन कराएं, SOPs का ख्याल रखें। और अभी चूंकि ईद आ रही है, मवेशी मंडियों में आप खरीदारी के लिए जा रहे हैं, वहां पर भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर से गवर्नमेंट ने चूंकि एनसीओसी की बात तो करी, एनसीओसी ने बहुत अच्छा काम किया। कल दुनिया भर के अंदर जो रेटिंग्स जारी हुई हैं उसमें पाकिस्तान को आई थिंक नंबर 3 रेट किया गया है, जो बेहतरीन परफॉर्मिंग कंट्रीज थी, और उसमें भारत कहीं आई थिंक 46 के ऊपर है, अगर मैं 46 या 48 है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। और इसी तरह से अमेरिका, चीन का उसमें 19वां नंबर है, पाकिस्तान उसमें 3rd पोजीशन पे, यानी कि पाकिस्तान ने इतना अच्छा इस सारे मामले को हैंडल किया। लेकिन दूसरी जानिब मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, जब इंतखाबात को एनसीओसी ने डिले करने की बात की थी तो जमातों ने कहा कि नहीं जी ये तो धांधली की जा रही है या फोर्ज इलेक्शन किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त इतने इज्तिमात हो रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में, अभी हम आपको दिखाएंगे भी बड़ी खबर में, बिलावल साहब का जो कल जलसा हुआ है, सभी जमातें जो कर रही हैं इस वक्त, चाहे वो हुकूमती हैं या अपोजिशन की हैं, ये बहुत गलत है। मेरे ख्याल में जलसों पे तो इमीडिएटली पाबंदी होनी चाहिए। और अभी पहले ऑलरेडी इतनी नरमी की है, उस वजह से हमें इतने असरात देखने को मिल रहे हैं। अब ये जलसे और इलेक्शन और कश्मीर में ये था भी बहुत, फैल भी बहुत एग्जैक्टली, तो इस पे एहतियात करनी चाहिए। और आपने सबसे जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है कि एहतियात करनी और वैक्सीनेशन करानी है। अच्छा जनाब, कोविड के हवाले से हमने आपको कोशिश की आपको डराएं, क्योंकि हम सब खुद भी डरे, लेकिन अभी हमने आपको बतानी है एग्जैक्टली, अभी आपको बताते हैं बड़ी खबर। तो जो जिक्र हमने किया सियासत का, और इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो रस्साकशी है वो जारी रहती है। अपोजिशन की अगर बात करें तो इस वक्त अपोजिशन में अपोजिशन बनती नजर आती है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जो कि वैसे रवायती हरीफ रहे हैं PTI के आने से पहले, एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर लफ्जी हमले और इल्जामात की एक बार फिर बौछार की जा रही है। ये लफ्जी शेलिंग आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की जनरल इलेक्शंस की इंतखाबी मुहिम के दौरान हो रही है। और इस वक्त अगर मुल्क की सियासत की बात करूं तो इसमें थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के खात्मे के लिए एक गठजोड़ किया था और इकट्ठे जलसे भी किए थे, लाएबल भी दिया था, और एक PDM का प्लेटफॉर्म सामने आया था। अगर आपको याद हो, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ PDM और इस्तीफों के एटम बम चलाने के दावे भी किए थे, जो कि धरे के धरे रह गए। बिल्कुल आर या पार की बातें हुई, गवर्नमेंट के खात्मे की तारीखें तक दे दी गई। ताहम इस्तीफों और सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर रंजिशें काफी हद तक बढ़ गई और अपोजिशन इत्तेहाद बिखर गया। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की बात करें तो वो दोनों अलग हो गई और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरीम नवाज की बजाय शहबाज शरीफ के साथ मिलकर गवर्नमेंट के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद का ऐलान किया। ताहम ये जदोजहद जो अगर कहें शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई या खत्म होती दिखाई दे रही है, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब्बासपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब किया और हैरान कुन तौर पर PTI के बजाय उन्होंने अपनी तोपों का जो रुख है मुस्लिम लीग नून की तरफ कर दिया और लफ्जी गोलाबारी से ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने नवाज शरीफ को माजी का सिलेक्टेड कठपुतली हुक्मरान करार देते हुए इल्जाम लगाया कि मुस्लिम लीग नून इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म करने में दिलचस्पी नहीं रखती। पहले आर या पार की बातें करने वाले अब इक्तदार के लिए पांव पकड़ने तक आ गए। दिलचस्प सूरत हाल तो ये है कि ये पहला बाकायदा तौर पे 3 पार्टीज का इलेक्शन है, जिसे हम कह सकते हैं। वैसे आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इससे पहले काफ़ी मुतहरिक रहे हैं, उन्हीं की हुकूमतें भी आती रही हैं। लेकिन इस बार तहरीक इंसाफ यहाँ पे है, भरपूर तरीके से है, और चूंकि वफाक के अंदर हुकूमत में है तो एक असर बहरहाल होता है, वोटर का माइंड बनने में भी एक उसका असर होता है। बिलावल भुट्टो ने इतराफ़ किया कि पीपल्स पार्टी ने निहारी और हलवे के सियासी इत्तेहाद में शामिल होकर बड़ी गलती की। खाने के बाद बिलावल को याद आया उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पर भी तंज़िया तीर चलाए और ताने दिए। मुतालबा किया कि बजट इजलास में न आने वाले ओपोजिशन रहनुमाओं को भी शो कॉज जारी किया जाए। बिलावल भुट्टो के इल्जामात पर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और मोहतात रवैया अपनाया। कहा कि जलसे में ऐसी बातें ना किया करें और कभी कभार मजबूरन करना पड़ जाती है, हो जाती है ऐसी बातें, और ऐसी बातों को संजीदा लेने की जरूरत बिल्कुल है। साथ ही लीगी रहनुमा ने इल्जाम लगाया कि बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करके इमरान खान को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसी सारी सूरत पे भी हम और भी बात करेंगे, लेकिन कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जलसा किया, उस जलसे के कुछ विजुअल्स और उसके साथ साथ जी जो उन्होंने कहा, क्या कहा, खरी बातें जो हमले के, वो आपको सुनवाते हैं। अगर आपने वाकई मुकाबला करना है इमरान का तो साथ हमने मिलके काम तो करना था। आप मुझे मना करते थे, आपका बात सुनना चाहिए। पता लगा उनका तो कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान को हटाने में। वो तो यही बुज़दार और यही
जो लाना चाहते हैं वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। पांव आप पकड़ सकते हो, जियाले ने तो सर खो चुके हैं, जेल भुगते हैं, कोड़े खाए हैं, हम किसी का पांव नहीं पकड़ेंगे। हमने तो सोचा कि हम बजट में भी उनको टफ टाइम देंगे। सदर जरदारी साहब को हॉस्पिटल से लेकर आए, हम खुर्शीद शाह साहब को जेल के पाबंदी सलासिल से जेल से लेकर आए, पूरा ताकत का मुजाहरा किया, इधर देखा उधर देखा, फिर से कुछ जोश जवानी भी है और कुछ जोश खिताबत भी है। बिलावल भुट्टो उमूमी तौर पे नए सियासतदान तो हैं ही, लेकिन उनको बड़ा एक कूल एंड काम किस्म का पॉलिटिशियन कहा जाता है और यूजुअली हमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नजर नहीं आते, लेकिन मैं भी अरमला से यही बात कर रहा था कि व्हेन ही गेट्स एग्रेसिव तो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। असेंबली में भी ये आप जिस तरह से मेंशन कर रहे थे कि नज़ारा हमने देखा, लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने हमला किया, आखिरी शिकार उनका शाह महमूद कुरैशी साहब थे, लेकिन स्टिल कल के जलसे के हवाले से इमरान जिस तरह से इन्होंने अपनी तोपों का रुख नून लीग की जानिब किया है, तो वाकई वैसे राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट कुछ इतनी गलत नहीं है कि इमरान खान को फायदा दे रहे हैं। इमरान खान को फायदा दे रहे हैं, लेकिन मैं पॉइंट फिर उधर ले जाऊंगा और फिर आप कहेंगी फिर वही बात, कितने बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, कोविड का इतना खतरा है, हमारी सियासी जमातों को हुकूमत को लीड लेनी चाहिए और कहना चाहिए कि जी हम जलसे नहीं कर रहे, और बाकी जमातों के लिए भी होना चाहिए कि जलसे ना करें। लोगों का हक है वोट देना, वो जरूर देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट देंगे तो जो जमहूरियत है उसकी तरवीज होगी, वो आगे बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारी पहली तरजीह हमारी सेहत है और पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से सूरत हाल बड़ी बहुत सूरत हाल भी है। लेकिन अभी इमरान मेरा नहीं ख्याल कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस हवाले से कुछ गौर फिक्र करेंगी जब तक गवर्नमेंट इस बात पे स्टैंड नहीं लेगी कि इस तरह के जलसे जुलूसों को हमें अवॉइड करना है। इलेक्शन कैंपेन में थोड़ी हमें एहतियात बरतनी है क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन उस तरह से थमी नहीं है, हमें अभी भी एहतियात करनी है। तो देखते हैं जी आने वाले दिनों में सिलेक्शन की क्या सूरत हाल होती है और ये कैंपेन्स क्या होती हैं, लेकिन जो पब्लिक जा रही है उनसे तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कुछ नहीं तो वैक्सीनेशन करा के चले जाए। अच्छा, आपने इस इलेक्शन का है तो मुझे सिलेक्शन समझ आइए, इस इलेक्शन की क्या सूरत हाल होती है, इसको हम जांचते रहेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे पीटीआई के भी जो वुज़रा हैं, जिसमें गंडापुर साहब हैं, जिसमें मुराद सईद साहब हैं, बड़ी भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से भी एक्सपेक्टेड है कि वो भी यहाँ पे अपने दौरे करेंगे। सो देखते हैं क्या सूरत हाल सामने आती है। इस वक्त इंतखाबात के लिए जोरों शोर से मुहिम जारी है। हमने यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। लो जी फिर पर्चा आउट हो गया जी, दस रही है मैं थानू। अच्छा, ये बात सिंध की हो रही है जहाँ मैट्रिक के इम्तहानात इंतजामिया के लिए इम्तहानात बन गए हैं। मुझे लगता है खुद सही इम्तहान दे के नहीं आए इंतजामिया वाले, जाली डिग्रियों पे आए हैं या क्या है, उनको पता नहीं है कि हो क्या रहा है निज़ाम तालीम के साथ। गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है साइंस ग्रुप का रियाजी का पर्चा आउट हो गया था, आज भी कुछ ऐसा ही है, शायद आज भी मैथमेटिक्स और रिदा फातिमा हमारे साथ हमारे कराची नुमाइंदा मौजूद है। रिदा थैंक यू। क्या सिचुएशन है, आज फिर कोई पेपर आउट हुआ है? जी बिल्कुल, 5 जुलाई से मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज़ हुआ था जो कि सानवी तालीमी बोर्ड के तहत मुनक़िद किए गए। सिंध भर में तमाम इम्तिहानी मराकज़ में इंतज़ामात तो यकीनी बनाए गए थे, कोविड SOPs का ख्याल रखा गया था, जबकि जो पेपर के लीक आउट होने के जो खदशात थे वो वहीं बरकरार रहे। और पहले रोज़ ही जो है 5 जुलाई को पहला पेपर था 10वीं जमात के साइंस ग्रुप का फिज़िक्स का पेपर था, जबकि दूसरा पेपर 7 जुलाई को था और रियाजी का पेपर था। दोनों पेपर जो है वो शुरू होने से कबल ही आधा घंटा कबल लीक आउट हो गए और सोशल मीडिया की जीनत बन गए। नकल माफिया इस साल भी सरगर्म रही और जो है वो मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की जानिब से उनको लगाम देने में मैट्रिक बोर्ड फिर से नाकाम रही है। और आज साइंस ग्रुप का पेपर है 9वीं जमात का रियाजी का, और 9:30 बजे पेपर का आगाज़ है और 2 घंटे पर मुहित ये पेपर होगा, जबकि आज का पेपर भी जो है वो आधे घंटे कबल ही सोशल मीडिया की जीनत बन चुका है। और मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया का है या सिंध हुकूमत वो अब तक जो है नकल माफिया को लगाम देने में नाकाम है, जबकि मैट्रिक के जो साइंस ग्रुप के दोनों पर्चे थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब 9वीं जमात का आज पहला पेपर है रियाजी का, जबकि मैट्रिक बोर्ड से जब चेयरमैन है उनसे जब इस हवाले से सवाल किया गया कि क्या इकदाम किए जा रहे हैं उनकी जानिब से, तो उनका ये कहना था कि पर्चा जो है वो 8 बजे तक हब जो है वो मैट्रिक बोर्ड की जानिब से रवाना कर दिए जाते हैं। वहाँ से 8 बजे के बाद अगर लीक आउट होता है पेपर
तो वो स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। वैसे तो ये कि बहुत सीरियस वो बात है, ये हम सब इस पे कब 2 दिन इनसे हम बात भी कर रहे हैं कि बहुत सीरियस मामला है, पेपर इस तरह से आउट नहीं होने चाहिए। वैसे इमरान, आई वंडर कि हमारे टाइम पे इस तरह के पेपर आउट क्यों नहीं होते थे और बच्चों की इस पर क्या ऐसा क्या है? हैरानी है, मुझे अफसोस भी है इस बात का कि पढ़ना पड़ता था और पढ़ के मतलब वो होता था। अच्छा, ये जो मैथ्स का पेपर है, इस हवाले से जरूर रिजा से पूछें कि इसका आउट करने से अच्छा, मैथ्स का, और दूसरा ये कि रिचा चूंकि इसका सोर्स एक ही है, मुझे लगता है कि एक ही जगह से ये पर्चा लीक होता है। और अब चूंकि इंटरनेट का दौर है, किसी एक ग्रुप में कोई एक शख्स शायद फोटो खींच के भेजता होगा पर्चे की और फिर वो आगे स्प्रेड हो जाता है। लेकिन क्या मकामी बोर्ड ने या हुकूमत ने कोई कमेटी बनाई है, कोई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि कर कौन रहा है? हमें तो ऐसा लगता है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, मीडिया पे खबरें आ रही हैं, दे आर जस्ट एंजॉयिंग। जी बिल्कुल, पहले रोज जब 10वीं जमात का फिजिक्स का पेपर सोशल मीडिया की जीनत बना, उसके बाद चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की जानिब से एक 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी तहकीकात के लिए कि किस तरह पर्चा लीक आउट हुआ। और पहले रोज बदनज़मी भी काफ़ी देखने में आई थी मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात में। ताखीर से पर्चे जो है वो इम्तिहानी मराकज़ पर पहुंचे थे, जिसके तहकीकात के लिए कमेटी बनी थी। लेकिन ताहाल अब तक कमेटी की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, ना ही कोई जिम्मेदार सामने आया है। लेकिन जो पहले रोज ये बदनज़मी देखी गई थी, उसके बाद तमाम CCOs जो थे जिनकी जानिब से सेंटर्स में हब से रवाना किए जाते हैं पेपर्स, उनको सबको मअतल कर दिया गया था चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की जानिब से। अब जो है तमाम इम्तिहानी मराकज़ के जो जिम्मेदारान हैं वो जाकर हब से अपने सेंटर्स के लिए पेपर्स जो है खुद जाकर वहाँ से जमा करते हैं और अपने सेंटर्स तक लाते हैं। तो अब अगर पेपर लीक आउट होता है तो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के मुताबिक वो स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो पर्चे को जो है लीक आउट ना होने दें। लेकिन इस दफा जो ट्रेंड चला है वो व्हाट्सएप के ऊपर आता है। हमारा तो ये कंसर्न है रिजा के पेपर क्यों लीक हो रहे हैं और निज़ाम तालीम के ऊपर ये सवाल है। लेकिन तलबा के लिए ये एक एक्साइटमेंट की बात होगी। क्या आपकी कुछ तलबा से बात हुई है या तलबा का बॉडी लैंग्वेज आपने देखा हो जहाँ पे आप खड़ी हैं? तलबा का क्या रिएक्शन है सारी सिचुएशन के ऊपर? आर दे हैप्पी विद दिस? तलबा तो जाहिर है वो पेपर लीक आउट होने पे खुशी का ही इजहार करते हैं, लेकिन चंद तलबा जो है जो पढ़ते अच्छा है, उनकी तरफ से देखा गया था कि उनके वालिदैन भी जो है अफसोस का इजहार कर रहे थे कि निज़ाम तालीम को बेहतर बनाने की जरूरत है। अच्छा रिजा, ये तो पेपर आउट हो गया, चले ये तो हमें समझ आ गई कि ऑब्वियसली ये बड़ी अफसोस की बात है भी और साथ साथ इंतजामिया की कारकर्दगी पे भी एक सवालिया निशान है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमने एग्जामिनेशन हॉल्स में चीटिंग का मामला देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लोग बच्चे काम कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं और फिर वीडियोस लीक हुई हैं, तो इस पे कोई एक्शन नहीं लेता? क्योंकि ये तो बहुत सीरियस कंसर्न है। क्या मोबाइल फोन्स तो मेरे ख्याल से नॉर्मली अलाउ ही नहीं होते हैं एग्जामिनेशन हॉल्स में? जी बिल्कुल, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन कई मुतादिद ऐसे सेंटर्स हैं, इम्तिहानी मराकज़ हैं सिंध भर में, जहाँ पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी किया गया है पर्चों के दौरान और जो है मोबाइल को यूज़ किया गया है चीटिंग के लिए। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ही जो है हुकूमत सिंध की जानिब से, महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत तमाम इम्तिहानी मराकज़ के बाद जो है दफ़ा 144 नाफिज की गई है। सिक्योरिटी के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है, जबकि इम्तिहानी मराकज़ में फ़ोन लाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और जो इम्तिहानी मराकज़ के तरफ फोटो स्टेट की दुकानें हैं उन पर भी जो है वो खोलने पर पाबंदी लगाई गई है कि वो उन्हें बंद रखा जाए। तो इस हवाले से देखा जाएगा कि किस हद तक इस पर अमल दरामद होता है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ी जो है ये सिक्योरिटी के लिए हुकूमत सिंध ने इक़दाम किए। राइट रिजा, बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह हमें अपडेट किया और तफसीलन बताया इस वक्त यहाँ पे क्या सूरत हाल है। यकीनी तौर पर अफसोस सूरत हाल है, लेकिन दूसरी जानिब जो बच्चे 9वीं जमात में वैसे ही पास हो गए, 8वीं में वैसे ही प्रमोट हो गए, 9वीं में उनके पेपर इसलिए लिए गए कि बोर्ड के एग्जाम्स हैं और वो 9वीं जमात के पेपर नकल मार के दे रहे हैं, तो उनकी जब वो फर्स्ट ईयर में जाएंगे या दीगर अपने सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करेंगे तो कितने बुरे हालात होंगे। इतरात ये भी है कि आज भी पर्चा लीक हो चुका है, तो ये तो वैसे सोचने वाली बात है तो ये सीरियस कंसर्न और इस पे जांच पड़ताल भी होनी चाहिए। हमने आपको अपडेट किया, अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब आपके लिए लेकर आए हैं एक इंतहाई एक्सक्लूसिव मेहमान आपके साथ, जिनको आज से पहले आपने किसी चैनल पे किसी जगह पे नहीं देखा और शायद इसके बाद भी ना देखें। उन्होंने एक्सक्लूसिवली हमें ऑप्ट किया है कि वो हमारे साथ बात करें और बड़े हमारे लिए खुशी की बात है एक ऐसी पाकिस्तानी स्टूडेंट कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ है कि वो एक पाक एम्बेसडर के तौर पर इस वक्त यूथ के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जो कि माहौल की सेफ्टी के लिए है, कंजर्वेशन के लिए, अपनी खिदमत सर अंजाम देने के लिए उनको सिलेक्ट किया गया है। ये तकरीबन 10वां बैच है जिसके अंदर वो पाकिस्तान को और ओबियसली कनाडा को रिप्रेजेंट कर रही है। कनाडा के अंदर 4th ईयर की तालिब इल्म है, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी उनका सब्जेक्ट है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा एजाज़ उनके लिए ये है कि कनाडा में वो पाक्स यूथ एम्बेसडर 2021 मुंतखब हुई
हुई हैं, नाम है उनका मानूर हुसैन। बिल्कुल, मानूर हुसैन ऑल द वे फ्रॉम कनाडा में ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सो मच मानूर फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगता है हमें ज्वाइन किया। हम सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आपको एम्बेसडर के तौर पे आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अपने इस एजाज़ के हवाले से बताइएगा कि किस तरह से आपको मुंतखब किया गया इस एजाज़ के लिए और क्या क्राइटेरिया था? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महनूर है। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया मुझे और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन इस रोल को जैसे मैंने लिया है, मैं बता नहीं सकती कि लाइफ लॉन्ग जर्नी थी मेरे लिए। जब से मैं छोटी थी मेरी मामा पापा दोनों हमें अपने बहन भाई को लेके जाते थे बाहर और स्क्रीन के सामने नहीं बैठने देते थे। कभी बीच के पास गए, कभी हाइकिंग की, कभी बस बाहर बैठे रहते थे सारा दिन। स्कूल के बाद भी कोई बाहर वाली एक्टिविटी होती थी। और जब हम लोग कनाडा आए तो तब भी यही कुछ था। हम लोगों ने ट्री प्लांटिंग के लिए गए, हम लोग हाइकिंग की, हम लोगों ने स्विमिंग की, हर किस्म की जो एक्टिविटीज थी। तो फिर शौक हो गया काफ़ी ज़्यादा कि हम बाहर ही रहे। We're not the typical outside kids, अंदर नहीं बैठे रहते थे। तो हम जो है ये this love for outdoors इस तरह शुरू हुआ। शुरू से यही स्टोरी थी। और उसके सही है। अच्छा, तो ये मेरे लिए सबसे इंप्रेसिव ये यूथ एम्बेसडर प्रोग्राम है जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने किया है कि कितना एक अच्छा तरीका है अपनी यूथ को एंगेज करने के लिए कि वो नेचर को बजाय इसके कि ख़राब करने का बायस बने और उसको न सिर्फ खुद महफूज बनाएं बल्कि लोगों को भी अवेयर करें और उसके लिए काम करें। जहाँ ये काम बहुत ज़्यादा एक प्रिविलेज है आपके लिए, दूसरी जाने बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम भी है। तो आप इसको कैसे देखती हैं, जिम्मेदारी को और इस प्रोग्राम को आप कैसे देखती हैं जो कि बज़ाहिर बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है? जी, बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको तो पता ही है कि यूथ को एंगेज करना सबसे बड़ा मैसेज है यहाँ पे ना। और बच्चों को और यंग अडल्ट्स अप टू 18 to 35 years old, ये वाला टारगेट है हम लोगों का ना। आप लोग बाहर जाएं और हम लोगों का मैंडेट भी है पार्क्स कनाडा में ना कि डाइवर्सिटी इंक्लूड करें, हर किस्म के लोग हों इस तरह की काम में, जैसे मैं हूँ। और कोई भी स्पेशली पाकिस्तानी या कोई इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, चाइना से हो, जहाँ से भी हो, उनके लिए ये आउटडोर्स का कनेक्शन बन जाए। और यही हम लोगों का गोल है यहाँ पार्क्स का। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आप एम्बेसडर हैं, आप रिप्रेजेंट कर रही हैं यूथ को, कितने और के इर्द गिर्द जिस तरह से आप कह लें कम्युनिटी है या कितने और आपके फेलोज़ हैं जिनके साथ आप मिलकर इस मुहिम को आगे चलाएंगी? ऑब्वियसली इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंज एट द सेम टाइम। आपको जब एक चीज़ को लेकर आगे चलना है और रिप्रेजेंट करना है, सो आपके साथ कितने लोग आप एंगेज कर रही हैं? तो मैं हूँ एक यूथ एम्बेसडर, मेरे साथ 2 और लड़कियाँ हैं, वो भी कनेडियन हैं। तो वो हम तीनों इकट्ठे ही सारे काम करते हैं एंड पूरे कनाडा को ये मैसेज पहुँचाते हैं। तो हम लोगों का जो ऑडियंस है वो कंट्री वाइड है और नेशनल लेवल पे जानते हैं। तो हम लोग सारे मिलके ये काम करते हैं। तो कितनी हमारे लिए अच्छी और खुशी की बात है। आप वैसे तो कैनेडियन हैं लेकिन ओबियसली पहले पाकिस्तानी हैं, उर्दू बोलती हैं, पाकिस्तानी दिखती हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आप वहाँ पे नेशन वाइड रिप्रेजेंट कर रही हैं यूथ को। क्या आइडियाज़ हैं आपके पास? ऐसा क्या है इनोवेटिव मानूर के पास जो कि इससे पहले जो पाक से एम्बेसडर थे वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, या आप जब नहीं थी तो सोचती थी कि जब मुझे ये एजाज़ मिल गया तो मैं करूँगी? वो इनोवेटिव आइडियाज़ को शेयर कीजिए हमारे साथ कि इस तरीके से आप चेंज करना चाह रही हैं सिचुएशन को। जी बिल्कुल। तो इस रोल से पहले मैं यही चाहती थी कि स्पेशली वुमेन, मेरी तरह की लड़कियां बाहर करके बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। दे कैन गो कैंपिंग, स्विमिंग कर सकती हैं, कायाकिंग कर सकती हैं, जो भी बड़े बड़े सोच हैं वो पूरे हो जाएं। और मैं यही चाहती थी कि लोग मुझे देख के कहें कि अगर इस तरह की लड़की कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मेरी तरह की और लड़कियां होंगी, हम देखें कि आई कैन बी द फर्स्ट टू स्टार्ट दिस। और आगे जाके फिर हम और पाकिस्तानी लड़कियों को। एक मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, कनाडा उन ममालिक में से है जहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ रिलीजन्स हैं, मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ हैं। तो ऐसी सूरत में अपने मैसेज को कन्वे करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। ये कितना चैलेंजिंग है आपके लिए, इतने सारे लोगों को जो मुख्तलिफ जगहों से एड्रेस करना और फिर अपनी कैंपेन्स को लेकर चलना टू मेक श्योर कि वो माहौल की हिफाजत करें? जी, ये एक होता है, काफ़ी डाइवर्स कंट्री है कनाडा में, हर किस्म के लोग हैं वाकई। लेकिन हम लोगों ने सीखा है, मैंने इस रोल से सीखा है कि किस तरह उनसे बात करनी है, कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर, किस तरह आई कैन बी फ्रेंडली और वो फिर
देख के ही पहचान सकते हैं कि ये शी इज ट्राइंग टू हेल्प, ये मुझे कोई मैसेज बताना चाह रही हैं कि कोई काम की चीज है। सही। तो मैंने काफी अच्छा मानूर, जो क्या वहाँ पे तो अब इस तरह का ज़बरदस्त काम करने वाली हैं एज एन एम्बेसडर, पाकिस्तान में भी माहौल के हवाले से हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा होपफुल है। क्लीन ग्रीन मुहिम जो चल रही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान, आपका कोई फ्यूचर में प्लान है कि आप पाकिस्तान आएंगी, यहाँ पर भी कुछ इस तरह का प्रोग्राम जिसके तहत आपको एम्बेसडर मुंतखब किया गया, कुछ आइडियाज़, कुछ सजेशंस दें? जी, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो प्राउड कि पाकिस्तान ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया, स्पेशली इमरान खान की गवर्नमेंट में। हम यहाँ कनाडा में बैठ के देख रहे हैं एंड आई एम सो प्राउड टू बी पाकिस्तानी व्हेन आई सी दिस। तो अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है, आई वुड लव टू गो टू पाकिस्तान। मेरे पास खुद काफ़ी सजेशंस हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए एंड चले मानूर, इट्स रियली ग्रेट ऑनर टू हैव यू। और मैं यहाँ पे आपके जो पेरेंट्स हैं उनको मैं खास तौर पे खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। द वे उन्होंने आपको ट्रेन किया बचपन में और अब आप इतनी अच्छी जगह पे पाकिस्तान को और अपनी नेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कीप गोइंग एंड कीप इट अप। इंशाल्लाह सून पाकिस्तान आइए और कुछ ऐसा ही हमारे लिए भी कीजिए। थैंक यू सो मच। मानूर हुसैन हमारे साथ मौजूद थी, कनाडा यूथ एम्बेसडर, उनसे बात कर रहे थे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब सुबह से हम बात करेंगे कुछ खाने पीने के हवाले से, और खाने पीने के लिए हमारे पास होता है देसी फूड, और देसी फूड में आज सेट क्या पे है? भी हमारे कुछ खाने पीने के लिए है अभी जो आपको नजर नहीं आ रहा। पर्दे में रहने दो। अच्छा कोई बात नहीं, सुबह सुबह हम आपको लोग हैरान तो होते होंगे ना कि शो के बीच में भी खाना पीना चलता रहता है। तो खाने हमारे सेट की बात नहीं, किसी और सेट की नहीं, इंसान हूँ, मैं खा सकती हूँ। अच्छा। कोई बात नहीं। अच्छा देसी फूड में फरियाद राना, आज आपको देसी घी में बनी हुई कुछ मशहूर लक्ष्मी चौक की सौगात टिक्की खिला दिया। तो देखते हैं, लक्ष्मी चौक का है तो अच्छा तो होगा, अच्छा और मशहूर भी होगा और देसी घी में होगा। देसी घी में होगा। देखते हैं आज का देसी फूड। नाजरीन, ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों और लक्ष्मी चौक, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। इसीलिए आज मैं आई हूँ लक्ष्मी चौक, जहाँ पर हर किस्म का ट्रेडिशनल फूड मिलता है। जी नाजरीन, आज मैं खाने आई हूँ लक्ष्मी चौक में अंडा टिक्की। यहाँ पर बहुत सारे अंडा टिक्की बनाने वाले बैठे हुए हैं। इनमें से किसी एक के पास चलते हैं, उनसे अंडा टिक्की भी खाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके अंडा टिक्की की ऐसी क्या खास बात है जो लाहौरी इनके पास आकर अंडा टिक्की जरूर खाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के अंडा टिक्की स्टॉल के ऑनर अमीन भट्टी साहब। आप ये काम कितने अरसे से कर रहे हैं? ये मुझे हो गए तकरीबन 23 साल हो गए। 23 साल। आपकी बनाई हुई अंडा टिक्की की ऐसी क्या खास बात है जो लाहौरी आपके पास आकर अंडा टिक्की खाना जरूर चाहते हैं? ये इसकी खास ये वजह है कि हम बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं, प्याज टमाटर मक्खन और देसी घी के साथ बनाते हैं और चपाती साथ खाते हैं। बड़ी बड़ी दूर से आवाम आती है, क्वेटा से, पिंडी से, कराची वाले बहुत आते हैं। वो तो चटपटी खाते हैं, हम इधर लाहौर के जो है वो तो नॉर्मल खाते हैं। आप जो अंडा टिक्की बनाते हैं उसकी रेसिपी क्या है? चने की दाल होती है, काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक, मक्खन, देसी घी और प्याज टमाटर। ये बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं। दालें कौन कौन सी डालते हैं आप? सिर्फ ये चने की दाल होती है। लक्ष्मी चौक को खानों का गढ़ कहा जाता है और मशहूर शख्सियात भी ज़रूर आती हैं खाना खाने। तो आपके पास भी आती हैं मशहूर शख्सियात खाना खाने? हाँ जी, ये ड्रामे वाले भी आते हैं, फिल्में वाले भी आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं, छोटे भी आते हैं। ये आप कब से लगाना शुरू कर देते हैं? टाइम क्या है? ये शाम को 6 बजे से लेकर रात को 3:30 बजे तक। कस्टमर्स का रिस्पॉन्स कैसा है? नहीं, अभी तो कोरोना की वजह से ना ये कम हो गया, पहले सही था, अभी आस्ता आस्ता फिर सेट हो जाएगा। ये डिश सर्दियों में ज़्यादा खाई जाती है या गर्मियों में? गर्मियों में। वैसे ये सर्दियों में खाते हैं, लेकर ये लोग ज़्यादा गर्मी में खाते हैं। आप अंडा टिक्की के साथ उल्टे तवे की चपाती जो है वो सर्व करते हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? ये चपाती गर्म होती है इसलिए लोग मज़े से खाते हैं, ये अच्छी लगती है। ये अंडा टिक्की के साथ काफ़ी देर से चल रही है। नाजरीन, इतनी सख्त गर्मी में हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पर चारपाइयों पर बैठकर अंडा टिक्की लोग बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। आए लोगों से पूछते हैं कि उनको अंडा टिक्की का टेस्ट कैसा लगता है। आप यहाँ से क्या लेने आए हैं? यहाँ से दाल टिक्कियाँ लेने आए हैं
और यहाँ से हमें हो गए कोई कम से कम 10-15 साल हो गए हैं खा रहे हैं यहाँ से टिक्कियाँ जो है। पहले मेरे वालिद साहब लेके आते थे, अब मैं लेने आता हूँ यहाँ से टिक्कियाँ जो है। कभी रात को 11 बजे भी आते हैं हम खाने के लिए यहाँ से। इनकी दाल टिक्कियों की ऐसी क्या खास बात है जो अपने वालिद साहब के साथ भी आते तो थे, लेकिन हाँ अब आप अपनी फैमिली को लेके आते हैं? वो ये है कि इसके अंदर ना मक्खन डालते हैं ये, और देसी घी भी जो है ना डलवाना हो तो वो भी ये लेके डाल देते हैं। और स्पेशल ये जो तवे वाली ये रोटी बना के देते हैं ना, चपाती होती है जो, वो बड़ा टेस्ट आता है उसके साथ हमें जो है, वो खींच के लेके आते हैं हमें। आप कहाँ से आई हैं? मैं जैन मंदिर से आई हूँ। अच्छा ठीक है, तो अभी आपने क्या ऑर्डर किया था? हमने अंडा टिक्की ऑर्डर की। ऐसी क्या खास बात है जो आप यहाँ पर खाना खाने आते हैं? हाँ, ये बहुत पुरानी मार्केट है खाने पीने की। ये गरम गरम रोटी और चपाती होती है और मक्खन में बनाते हैं ये हम बड़े शौक से खाने आते हैं। इनकी टिक्कियों की खास बात आपको क्या लगती है? खास बात ये होती है कि ये दाल की टिक्की, एक तो ये देखा कि स्मेल नहीं होती और साफ़ सुथरी होती हैं, ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, फिर खाने के बाद में भी कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, मतलब पेट में कोई भारापन वगैरह नहीं होता, नॉर्मल रहता है। आप कहाँ से हैं? हम गुलबर्ग में रहते हैं। अच्छा, अभी आपने क्या ऑर्डर किया? हम ये दाल की टिक्कियाँ खाने आए हैं। कितना अर्सा हो गया आपको दाल की टिक्कियाँ खाने? मैं तो यहाँ को 35 ईयर से आ रहा हूँ। ऐसी क्या खास बात है जो आप लक्ष्मी चौक में 35 ईयर से आकर टिक्कियाँ खा रहे हैं? देखिए, इसकी एक वजह तो इसका टेस्ट है। टेस्ट इज़ ऑलवेज गुड। दूसरा ये है कि इसमें जो फूड की क्वालिटी है, इट इज़ मच बेटर देन जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं ना, उनसे बहुत बेहतर है, क्योंकि हमें पता है हमारे सामने कुकिंग हुई है, हमारे सामने इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। लगता है कि ये हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे दाल है, बटर है, अंडा है और चीज़ें हैं। सो एक अच्छा फूड है। और अहम बात यह है कि ये जो तवे की चपाती है, ये वाकई कहीं और नहीं मिलती। एक बड़ी, जिसको हम रुमाली रोटी कहते हैं, और ये रुमाली रोटी लाहौर में तो कम से कम कहीं और शायद ही मिले। यहाँ हमें पता होता है, इसलिए हम हमेशा रुमाली रोटी लेते हैं और साथ ये खाते हैं। अभी आपने क्या ऑर्डर किया था? अभी मैंने टिक्कियों का ऑर्डर दिया है इनको बनाने के लिए, तो वही आ रहा है तकरीबन। लक्ष्मी चौक की जो अंडा टिक्की है आपको कैसी लगती है? वो ज़बरदस्त, इसका टेस्ट ज़बरदस्त है। बस यहाँ पे जो भी टेस्ट है आपको पता है, हर एक का स्पेशली अलग से है। जैसे कि आप कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, अब ये टिक्कियाँ टकाटक, तो ये मुख्तलिफ, यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ मिलती है तो ट्रेडिशनली लाहौरी होती है, आपको पता है, और हम लोग खाने के आदी हैं, और यही हमारा लाइफस्टाइल है। अंडा टिक्की में ऐसी क्या बात है जो आपको इतनी ज़बरदस्त लगती है? एक तो वो प्योरली आपके सामने होती है, दाल होती है उसमें, और एग होता है, कोई उसमें यानी कि कोई गलत चीज़ नहीं है। इनका जो टेस्ट है वो दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, इन टेस्ट में दुकानें आम घरों में खुली हुई हैं, मोहल्लों में खुली हुई हैं, उनका और इनका बहुत डिफरेंस है। नाजरीन, मेरे लिए मक्खन से बनी हुई अंडा टिक्की और उसके साथ गर्मा गर्म चपाती आ चुकी है। इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा लजीज है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। नाजरीन, अगर आप लाहौरी ट्रेडिशनल फूड वाकई ही खाना चाहते हैं तो लक्ष्मी चौक में आकर मक्खन से बनी हुई मज़ेदार सी अंडा टिक्की ज़रूर खाएं। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और इस घंटे में भी हमारे पास बहुत कुछ है। हाँ, अच्छी वैरायटी है हमारे पास। और वक्त हुआ चाहता है सफ़र शर्त का, जिसमें सिलसिला है सहरा नवर्द के खतूत का। और पिछली तकरीबन 3 एपिसोड से मुसलसल एक ख़त हमें एक आश्रम से आ रहा है, जहाँ पे मोहब्बत है, अमन है, सब मज़ाहिब के लिए कबूलियत है और ढेर सारी मोहब्बत है। मोस्ट ऑफ ऑल बाबा लक्ष्मण है। आज वक़ार अहमद मलिक हमें क्या दिखा रहे हैं सफ़र शर्त में, देखते हैं। सफर शर्त की आने वाली ये चंद एक साथ मोहब्बत की छींटे हैं। मोहब्बत की छींटे कब नज्म ज़ब्त के पाबंद हुए हैं, तो सफर शर्त की एक साथ भी मोहब्बत की बेरब्त झलकियां हैं। आइए थर की सदियों कदीम तहजीब की खुशबू लें। आइए थर की रेत पर बारिश की छींटों के बाद उठने वाली खुशबू से लुत्फ अंदोज हों। आइए बाबा लक्ष्मण की आंखों में झांकने की सादत हासिल करें, जहां मोहब्बत की नमी तैरती है।
आइए अपने आप को इस तिलिस्म के हवाले करें। कुलदीप साहब, मैंने मुख्तलिफ जगहों पे सेहत के हवाले से भी प्रोग्राम किए हैं और टूरिज़म से मुतल्लिक़, यानी पहाड़ों से लेके और मुख्तलिफ जगहों पे गया हूँ। मुझे ऐसे लगा है जैसे लैंडस्केप जो है वो इंसान के बगैर और जानवरों के बगैर, यानी बुनियादी तौर पे लाइफ के बगैर तो कुछ नहीं है। लाइफ है जो असल खूबसूरती है उस चीज़ की। और अगर लाइफ के इस फैक्टर को लिया जाए, यानी इंसानों की खूबसूरती और इंसानों की इस मोहब्बत और इन तमाम चीज़ों को लिया जाए, तो कुलदीप साहब मुझे लगता है कि टूरिज़म या सियाहत के हवाले से थर को सबसे पॉपुलर प्लेस होना चाहिए था। बिल्कुल, जो कि नहीं है। किसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि सिंध हुकूमत ने यहाँ पे थर पार्कर में कारूंजर जैसे जबल जैसी और कोई एरिया आपको नज़र भी नहीं आएगी, ठीक है। वहाँ पे हम भी नारायण कागान ये पूरी मीन्स पाकिस्तान का हमने भी टूर किया है, लेकिन हमको जो थर में नंगर पार्क में जितना मज़ा आता है घूमने में, इतना डेफिनेटली यहाँ पे डेवलपमेंट करने आप तो के लिए लोकल हैं, आपको तो यकीन है, आपकी तो ये धरती है तो आपको ये मज़ा आता है। मैं यकीन करें कि जब से आया हूँ, मुझे मतलब अभी 10 दिन से भी ज़्यादा हो गया, और एक तो वो बिल्कुल होम लाइक फीलिंग है घर वाली, और दूसरा जो है कि सरप्राइजेस बहुत हैं, और वो सरप्राइजेस ज़्यादा जो है वो मोहब्बत बेस्ड हैं। अच्छा कुलदीप भाई, आप इसकी तारीख बता रहे थे कुएं की कि ये बहुत ही कदीम और एक कुआं है जिसका कॉन्सेप्ट था, वो थोड़ा सा बताइए। सर, ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जो ओवरऑल पहले थरपारकर में जितने भी कुएं हैं उसमें से कुएं से जानवर पानी निकालते हैं और लोग इंसान पानी पीता था, सप्लाई होती थी घरों में ऊँटों के थ्रू। लेकिन यहाँ पे जो है साहब की जो आइडियल था कि यहाँ पे ये लोग पानी निकाल रहे हैं और ये माल मवेशी को भी यहाँ पे दिया जाता था। ये उसका जीवन था का जो अभी भी जानवरों को आप इस तरह पानी निकाल के देते हैं? वैसे तो ट्यूबवेल वैसे लगे हुए और पानी की खपत थोड़ी ज्यादा। और ये मुझे चरखी जो है ये बहुत पुरानी नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली पूरा पुराना, ये सारा डिजाइन जो है सारा पुराना बना हुआ, और यहाँ पे ये ऐसा डिजाइन आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं। बहुत अच्छा, ये देखिए क्या पानी का एहसास कुलदीप भाई जो सहरा में रहने वाला है उसी को होता है कि पानी क्या बड़ी नेमत है। बिल्कुल यही है, हकीकत भी यही है। यहाँ पे अभी तो ट्यूबवेल सिस्टम है, जब पहले यहाँ पे ड्राउट की वजह से और भी कुएं सूख जाते थे तो और भी परेशानी का आलम। जी बिल्कुल। ये बताइएगा कि ये जो कमरे हैं ये रिहायशी नहीं, यहाँ पे आश्रम में मटीरियल रिहाइश का पीछे पोर्शन बना हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो माल के लिए नहीं, सामान वगैरह जो है रखने के लिए स्टोरेज है। और ये मंदिर है जो अभी बन रहा है, ये जो बन रहा है जी हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, ये माता का मंदिर बन रहा है, ठीक है। और ये बहुत ही आइडियल और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग, बहुत ही खूबसूरत इमारत। और ये इसका जो डिज़ाइन है ये कौन करता है? यानी सब बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं जो इसको डिज़ाइन करते हैं, और उसको फिर हम यहाँ पे लोकल मिस्त्री हैं नंगर पार करके वो उसको सारा बना रहे हैं। कुलदीप भाई ये क्या है? सर, ये यहाँ पे फ़कीर पारब्रह्म का आस्थान है वेड़ी जप में, जो डिप्लो तालको में है। उसकी यहाँ पे छड़ी जो है उसको यहाँ पे आश्रम में रखा जाता है। साल में एक दो बार जब उसका एनुअल मेला होता है तो
वहाँ पे, तो उस टाइम पे उसके लिए ये जगह मकसद है। यहाँ पे ये फ़कीर पारब्रह्म का जो है वो आसान आश्रम के अंदर बनाया हुआ है। तो ये जो मुख्तलिफ इस तरह लटकी हुई चीज़ें, तो ये लोग यानी अपनी अकीदत के इज़हार के लिए करते हैं, अकीदत के एहतराम के लिहाज से जो हार है या ये जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं वो कल्चर के हिसाब से वो उस मोहब्बत का, अकीदत का है। कुलदीप भाई, आपको क्या लगता है, यानी पाकिस्तान में ओवरऑल कई दफ़ा कोई एक वाक़या हो जाता है, मिसाल के तौर पे थर में अगर 100% आबादी भी मुसलमानों की होती तब भी कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था ना, और 100% हिंदू होते तब भी कोई लड़ाई, जब इंसान जहाँ होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई इख्तलाफ या कोई ना कोई शक्ल निकलती है, लेकिन हम उसको एक मजहबी रंग दे के, ये कोई मुनासिब रवैया तो नहीं है? सर ये मैं बज़ाहिर खुद जो है इस चीज़ को हमेशा कंडेम करता हूँ कि जो ये मामला जो है हमारे कुछ दोस्त हिंदू कम्युनिटी से वाबस्ता लोग हैं जो इंटरनेशनल फंडिंग के बुनियाद पे वो यहाँ पे काम करते हैं, जो हिंदू के लिए तंजीमें बना के वो इस टाइप की नफ़रत की जो है बुनियाद डाल रहे हैं, लेकिन असल यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला ऐसा कल्चर नहीं है। मामला दोनों तरफ हो सकता है, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ, और ये दोनों तरफ हो सकता है। और इसका क्योंकि जब आप कोई बंदा भी, नाज़रीन आप में से कोई भी खा रहा है और यहाँ घूमे, और अच्छा यहाँ पे सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि आप किसी भी मंदिर में चले जाएँ, आश्रम में चले जाएँ, यहाँ पे वो कोई इस तरह का नहीं है क्योंकि पाबंदी है, वो नहीं है, आप कहीं भी जाएँ। और आपने सबसे जो गौर करना है जिस चीज़ पे वो है जो बाहमी रिलेशन है, जो बाहमी एहतराम है, वो आप देखेंगे कि मतलब वो तो कमाल है, हैरत। सर वो बहुत खूबसूरत, बिल्कुल हम अपने जो त्यौहार हैं मजहबी त्यौहार वो हम मिल के साथ मिलाते हैं। मुझे पता चला है उसमें होली का हो, दिवाली का हो, ईद है, मुहर्रम है, तो ये कुछ लोग जो अनासर हैं वो इस तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस टाइप की जो हरकतें करते हैं, हम उसको पहले भी कंडेम करते थे, आज भी कंडेम करते हैं, और उनको हम बोलते हैं कि आपको हिदायत होनी चाहिए कि आप इस अमल से जैसे मुल्क की बदनामी होती है। लेकिन पाकिस्तान एक बहुत ही बेहतरीन जो है मुल्क है, और हम जो है ना उसमें इतना आज़ादी के साथ रह रहे हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और उसकी वाज़ेह मिसाल आपके पास है थर का जो मीन्स बॉर्डर का एरिया है, थर पार का, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी कि हम कितने मीन्स यहाँ पे 60% जो है हिंदू कम्युनिटी रहती है वो आज़ाद हैसियत के तौर पर रह रही है। अगर हम आपस में ज़ाती मसले को अगर हिंदू मुस्लिम के मसले में ले जाते हैं तो ये हमारी कम ज़रफ़ी और ना रहे। सर ये बहुत आपका बड़ापन है। सर यहाँ पे कुछ बताइए। ये हमारे बुजुर्ग साईं श्रोमणी नैनूराम साहिब की आखिरी आरामगाह है। अच्छा अच्छा। तो उसको हम वैसे अकीदत के जैसे देखते हैं, और यहाँ पे डेली जो शाम के टाइम पे आरती होती है, हम यहाँ पे जो है शाम के 7 बजे जो है बैठ के पूजा पाठ करते हैं। वैसे तो पूरा दिन यहाँ पे जो है इस हवाले से चलता रहता है। ये मेरे बच्चे से मिलाओ, इधर ये बेबी कौन है, इसका नाम क्या है? बेबी हमसे बिल्कुल खुश नहीं हो। 2 साल से भारत का गैर कानूनी कब्जा कश्मीर के ऊपर जारी है। भारतीय फौज की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और कश्मीरियों पर जुल्म की तमाम हदें पार की जा रही हैं। पाकिस्तान खास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान हमें मालूम है हर फोरम पर कश्मीरियों की आवाज़ उठा रहे हैं और मोदी सरकार का मकरू चेहरा बेनकाब करने की कोशिश भी जारी रखे हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पाक भारत ताल्लुकात को भी मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत की बहाली से मशरूत कर दिया है। अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत को 2 टोक अल्फाज में पैगाम दिया गया है कि जब तक मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत यानी कि 2019 अगस्त से पहले वाली हैसियत बहाल नहीं की जाती उस वक्त तक बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता।
होता। इसके साथ साथ बात की जाए तो मकबूजा कश्मीर के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए वादी भर में 13 जुलाई तक जो हफ्ता शोहदा है वो मनाया जा रहा है और आज तीसरा दिन है। मकबूजा वादी के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली जा रही हैं, शोहदा कश्मीर को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और आज 8 जुलाई को बुरहान मुजफ्फर वानी की 5वीं बरसी है। और बात की जाए 2016 में हुर्रियत पसंद कमांडर बुरहान वानी और उनके 2 मुजाहिद साथियों सरताज अहमद और परवेज़ अहमद की शहादत के बाद मकबूजा कश्मीर की मज़ाहमती तारीख में सबसे तवील मुजाहरों का आगाज़ हुआ, जिसने भारतीय फ़ौज के जो तसल्लुत के खिलाफ जारी तहरीक में एक नई रूह भी फूंकी। इसी सिलसिले में आज बुरहान वानी उनके साथियों के यौम शहादत को यौम मज़ाहमत के तौर पर भी मनाया जा रहा है। बिल्कुल, और जैसा कि हमने आपको आगाह भी किया, मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल तौर पर हड़ताल जारी है और इसी तरह हफ्ता शोहदा के आखिरी दिन 13 जुलाई 131 के शोहदा की याद में तारीखी यौम शोहदा भी मनाया जाएगा, जो कि मनाया जाता है और मज़ार शोहदा नक्शबंदी साहब श्रीनगर की तरफ मार्च भी किया जाएगा। और ये जो एहतजाज का सिलसिला ये सिर्फ बॉर्डर के इस तरफ या बॉर्डर के उस तरफ जो कश्मीरी मौजूद हैं वहाँ पे नहीं है, कंट्रोल लाइन के उस तरफ, बल्कि ये पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे कश्मीरी और पाकिस्तानी है वो इस वक्त एहतजाज भी कर रहे हैं और यौम एहतजाज मना रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब की अहलिया मिशाल मलिक साहिबा, जो कि खुद भी बड़ी एक एक्टिव मेंबर हैं तहरीक आज़ादी की और बड़ा अहम रोल अपनी कैपेसिटी में अदा कर रही हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि इस सूरत हाल पर उनकी क्या राय है। मोहतरमा, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। 13 जुलाई तक हफ्ता शोहदा मनाया जाता है और मनाया जा रहा है इस वक्त। अगर हम मकबूजा कश्मीर की इस वक्त की बात करें, तमाम शोहदा को इसमें खराज अकीदत पेश किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि ज़रा इस हवाले से सबसे पहले आप अपने ख्यालात का इजहार करें, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 13 जुलाई का जो वाक़या है कश्मीर की हिस्ट्री का एक वो बदतरीन दाग है, अट्रॉसिटीज़ का, जुल्म का, डोगरा रूल का, और इतनी दिहाइयों से जुल्म चल रहा है। तो ये दिन और पूरा हफ्ता मनाना कश्मीर मार्टर्स डे, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर बहुत सी ऐसी दर्दनाक तारीख़ें हैं जब कश्मीरियों ने अपने खून को दिया, कुर्बान की अपनी ज़िंदगियाँ और इस तहरीक के अंदर एक नई ज़िंदगी अता की। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग याद करते हैं, फिर से उसको रिफ़्रेश करते हैं, उन मेमोरीज़ को, उन दर्दनाक वाक़यात को, मगर उसके साथ साथ अपने अज़म को भी हम शाह साहिबा 2016 को आज ही के दिन हुर्रियत पसंद कश्मीरी कमांडर बुरहान वानी साहब को उनके साथियों के समेत भारतीय फ़ौज ने शहीद किया था, जिससे मकबूजा कश्मीर की ओवरऑल बात करें तो भारतीय तसल्लुत के खिलाफ जो मज़ाहमती तारीख है उसमें एक नई जान आई थी। कल बल्कि हम आज की बात करें 8 जुलाई को यौम शोहदा को यौम मज़ाहमत के तौर पर भी मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से कहा जाए तो कश्मीरियों को ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कश्मीरी नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? देखिए, ये दिन बड़ा दुखी है हम सब कश्मीरी कौम के लिए। एक यंग लड़के को जिस बेरहमी से छलनी करके मार दिया एक फेक इनकाउंटर के अंदर, जिसने आज तक किसी भी हिंदुस्तान के आर्मी के बंदे को अटैक नहीं किया था। वो वेपन उनका यही था, ये मोबाइल फ़ोन था। वीडियो के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू वो पैगाम देते था दुनिया को कि हिंदुस्तान जो बर्बरियत कर रहा है बंद करे, आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन बंद करे। ये अनएक्सेप्टेबल है कि कश्मीरी कौम के ऊपर एक तो आर्मी उन्होंने मुसल्लत की हुई है दुश्मन की, और उसके बाद अब दुश्मन की पब्लिक भी वहाँ पर आके सेटल हो जाए। तो यही उसका गुनाह था कि वो कश्मीरी था। वो कश्मीर की आवाज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। एक गोल्ड मेडलिस्ट लड़का था, मगर बदतरीन टॉर्चर उसके ऊपर गुजरा, उसकी फैमिली के ऊपर गुजरा, जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। और हम सब उनकी कुर्बानियाँ इस तरह लाजवाल, और कश्मीरी यूथ की जो कुर्बानियाँ हम सबको जो है खराज तहसीन पेश करते हैं आज के दिन, और उसके साथ साथ ये अहद करते हैं कि कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह ताला रंग लाएंगी और हमारी जो कमिटमेंट और हमारा रिजॉल्व है आज़ादी का, वो और भी ज़्यादा मज़ीद जो है उसके अंदर एक तक़वियत हासिल होगी। इन कुर्बानियों से एक स्ट्रेंथ मिलेगी और ये हमारा ईमान है कि हम मायूस नहीं हो सकते। अगर हम मायूस हो जाए तो फिर हमें अल्लाह ताला में हमारा एतबार ही ख़त्म हो सकता है, खुदा न खास्ता। वैसे तो मजमूई तौर पर इस सफ़र को 7 दिहाइयों से ऊपर हो चुका है, तकरीबन 74 बरस हो गए हैं कश्मीरी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट की खास तौर पे हम बात करें, 2019 अगस्त से जो सिलसिला भारत ने किया है, एक सब जेल करार दे दिया है, बना दिया है कश्मीर को, और इसको 2 साल मुकम्मल होने को हैं। बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली की जा रही है। आपको मुसलसल हम इस पर बात करते हैं, इस पर आलमी ताकतों का जो किरदार है वो न होने के बराबर है। कब आपको लगता है कि इस पर आलमी ताकतों का ज़मीर जागेगा? हम तो इसको हर एंगल से दुनिया तक पहुँचा बैठे हैं इस मसले को। ये बहुत तकलीफ़ दे बात है कि कब तक कश्मीरी कौम हम सब लोग ये बर्दाश्त करेंगे। बदतरीन जो
टॉर्चर किया जा रहा है, एक निहत्ती एक अनआर्म्ड कौम के ऊपर वो जो अपने हक और सच पे खड़ी है। UN के अंदर ओवर अ डज़न करारदादें हैं हमारे हक के अंदर, हक खुद इरादियत के लिए, और हर इंसान जो दुनिया में आया है उसको जीने का हक है, आज़ादी का हक है और अपनी हिफाजत करने का राइट दिया गया है। मगर हमारे सारे राइट्स हिंदुस्तान की सरकार ने छीन लिए हैं। 70 साल से ऊपर हो गया है हम हिंदुस्तान की बर्बरियत का शिकार हैं। पहले इसकी आर्मी थी, अब इसकी आवाम भी वहाँ पर आ गई है कब्ज़ा माफिया की तरह, और हम लोगों को अपने घरों से निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान की बुलेट जहाँ हमें मारती है उसी तरह हिंदुस्तान की आवाम आकर हमारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, हमारे वोटर राइट्स, हमारे सारे जो रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स या स्टेट जो हमें स्टेट सब्जेक्ट है, सारे के सारे हकूक़ जो हैं, जो हमारे राइट्स हैं, वो अपने कब्ज़े में ले लेती है। चाहे हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी है, चाहे उसकी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे उसकी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे इसके रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स की फैमिलीज़ हैं, लाखों की तादाद में हर लिहाज से जेनोसाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से स्पेसिफिकली हम वज़ीर आज़म इमरान खान की बात करें तो हर आलमी फोरम पर उन्होंने कश्मीरियों के हवाले से आवाज़ बुलंद की है और कर भी रहे हैं, और दुनिया का ज़मीर झुरझोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के इन इक़दामात के हवाले से किस हद तक मुतमईन नज़र आती हैं? बल्कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी कौम का साथ दिया है, हक़ खुद इरादियत के हक़ में आवाज़ बुलंद की है, सारी दुनिया के अंदर कैंपेन की है, और पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी भी है UN की करारदादों का। उसका एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। मगर जिस लेवल पे एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान की तरफ से, मैं समझती हूँ कि और बहुत मज़ीद काम करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त शहरा कट गई है। वॉर फुटिंग के ऊपर डिप्लोमेसी करवाना, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ सैंक्शंस लगवाना, उस कैंपेन को इंटरनेशनली लेके जाना, डिफेंस और इकनॉमिक सैंक्शंस जो उसने वायलेट किया है इंटरनेशनल लॉ को, ह्यूमैनिटेरियन लॉ को, UN की करारदादों को, ये सब वो सबसे ख़तरनाक किस्म की वायलेशंस हैं इंटरनेशनली, जिसके ऊपर हिंदुस्तान पूरा का पूरा जो है ब्लैक लिस्ट हो सकता है। इन दी एंड मैं पूछना चाहूँगा, पिछले दिनों में हमने देखा मोदी सरकार ने एक ड्रामा रचाया जिसमें जो अपनी भारत नवाज या मोदी नवाज कश्मीर की जो क़यादत थी उसको बुलाकर बिठाया गया, लेकिन अल्टीमेटली उसमें भी एक अजीमत का सामना उनको करना पड़ा। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा और देखने वाले भी कि इसका मकसद क्या था, जब प्रैक्टिकली कोई इक़दाम नहीं करना, कश्मीरियों को उनके बुनियादी हकूक़ नहीं देने, कर्फ्यू ख़त्म नहीं करना, तो इसका मकसद आपको क्या लगता है, क्या हासिल करना चाहती है मोदी हुकूमत? देखिए, ये बेसिकली ये जो एक्सरसाइज थी हिंदुस्तान की सरकार की मोदी की तरफ से, जो उसने अपने पपेट कश्मीरी पॉलिटिशियंस वहाँ पे लाए थे, जो कि शुरू से वो ख़ानदान, वो पुराने ख़ानदान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आर्मी की ऑक्यूपेशन को स्ट्रेंथ किया, काले कवानीन पास कराए अपनी पपेट असम्बली से, उन ख़ानदानों को जिसकी 1% भी फॉलोइंग नहीं है आवाम के अंदर, वो उनको कश्मीरी नफ़रत करते हैं, उनके साथ कोई सेंटिमेंट, जो असल जो क़यादत है वो हमारी हुर्रियत की क़यादत है, जो हक़ खुद इरादियत के लिए खड़े हुए हैं फोर फ्रंट पे, इस वक्त जेलों के अंदर हैं, जानों के नजराने देने, जिनके ऊपर कश्मीरी कौम को मुकम्मल एतबार है। इस कौम के वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जब वो हैं ही नहीं, जब उनको जेलों में बंद किया, उनका कत्लेआम किया जा रहा है, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भी किसी भी किस्म की ऐसी ड्रामाबाजी जो हिंदुस्तान कर रहा है वो दुनिया भी इसको मानेगी या अवाम भी मानेगी। मिसाल मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से अपने वक्त भी दिया और अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। आज बुरहान वानी साहब की 5वीं बरसी है और कश्मीरी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अपनी आज़ादी का सूरज चढ़ता देखेंगे इंशाल्लाह। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे कुछ खेल के हवाले से। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल जो वनडे सीरीज है उसका आगाज जो है वो आज से हो रहा है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा मैच। कौमी टीम की तैयारियों को अगर बात की जाए, हतमी शक्ल दे दी गई है और सीरीज में अगर बात की जाए तो मेजबान टीम को तीसरी, जबकि अब तीसरी पोजीशन बचाने का चैलेंज दरपेश होगा, जबकि सीरीज में शिकस्त के बाद जो इंग्लैंड है वो तीसरे से चौथे नंबर पर चला जाएगा और भारत तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ताहम कौमी टीम के हवाले से आपको बताएंगे मुमकिन फतह के बाद भी छठे पोजीशन पर बरकरार रहेगी। इससे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश टीम के सादर खान के हवाले से तो उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। ये अरमला ने कहा मुमकिन फतह, इनको इतना यकीन है कि हम इंग्लैंड से जीत जाएंगे, कोई पता नहीं, हम जिम्बाब्वे से भी हार जाते होते हैं। खैर, क्रिकेट की तारीख में पहली बार इंग्लैंड की पूरी टीम समेत इंतजामिया समेत तब्दील की गई है। आपको मालूम है, हमने आपको कल भी बताया था। इस पर 9 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो पहली बार इंग्लिश टीम की नुमाइंदगी करेंगे, उनकी तो
लॉटरी लग गई है, जैसे कहते हैं ना, कोरोना में एक ब्लेसिंग आ गई है उनके लिए। खैर, इंग्लिश टीम में तब्दीली के बायस ग्रीन शर्ट्स के पास 47 साल के बाद तकरीबन वनडे सीरीज जीतने का बेहतरीन मौका मौजूद है और आदादो शुमार ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इंग्लिश सरजमीन पर यह 12वीं वनडे सीरीज है। मेजबान टीम ने 9 सीरीज जीती हैं, जबकि पाकिस्तान ने इंतखाब आलम की क़यादत में वाहिद सीरीज 1974 में जीती थी। ये तो बड़ी मखदूश सूरत हाल है। इसलिए बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब हमें जुड़ चुके हैं, उनसे हम पूछते हैं, कल भी हमने उनका तज्जिया लिया था, आज चूंकि डी डे है तो उनसे पूछते हैं कि कैसे देख रहे हैं। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया और सुबह खैर, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे देख रहे हैं, आज पहला मैच है, उधर टीम नहीं है, इधर टीम अभी रिसेंटली चार्ज प्लेयर्स है हमारे, सिर्फ हमारे लिए जो कंडीशंस है उनका फर्क है। यूएई बहुत गर्म था और शायद इंग्लैंड थोड़ा बेहतर होगा। कैसे देख रहे हैं आज का मैच आप? बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह खैर इमरान और अरमला। लेकिन मैच को तो हम पहले देखेंगे, लेकिन इमरान जो अहम खबर वो ये है कि हारिस सुहेल इस ओडीआई सीरीज से बाहर हो गए। उनका एमआरआई स्कैन कराया गया था और उनके हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम थी। अब वो वतन वापस आ रहे हैं और जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लाहौर में, वहाँ वो रीहैब करेंगे। जहाँ तक इस सीरीज की बात है, कल भी बारिश हुई है, ग्राउंड गीला था थोड़ा, और देखते हैं कि आज मौसम कैसा रहता है कार्डिफ का। पाकिस्तान को नफसियाती बरतरी तो हासिल है, लेकिन पाकिस्तानी जो टीम मैनेजमेंट है उसके लिए जो एनालिसिस करना है इंग्लिश टीम के, वो एक मसला होगा, क्योंकि आपने खुद कहा 9 प्लेयर्स तो नए हैं और बेशतर खिलाड़ी ऐसे जो अननोन है। अगर इस टीम को आप इंग्लैंड के जो 18 रुकनी स्क्वाड पर नजर डालें तो आपको कुछ ऐसे खिलाड़ी नजर आएंगे जिनका कुछ तजुर्बा है। कप्तान बेन स्टोक्स के अलावा जेम्स विल्स है, डेविड मलान है, फिल सॉल्ट है, ये सब ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनका कुछ एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का, लेकिन बाकी खिलाड़ी नए हैं, उन पर प्रेशर होगा। तो मैं समझता हूं कि अपर हैंड जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का होगा। आप देखते हैं कि मिडिल ऑर्डर में आज ये सुहेब मकसूद को खिलाते हैं, सलमान अली आगा को खिलाते हैं या सऊद शकील को खिलाते हैं, क्योंकि हारिस सुहेल के जाने से जगह खाली हुई है। ठीक हो गया मिर्जा साहब, जिस तरह से भी हम अपने स्टैटिस्टिक्स में भी बता रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ जो इंग्लैंड है उसको तीसरी पोजीशन, जो वनडे सीरीज में तीसरी पोजीशन बरकरार रखने का उनके पास ये मौका है। आपको क्या लगता है कि तीसरी पोजीशन बचा पाएगी इंग्लैंड आज के मैच के बाद या इस सीरीज के बाद? मिर्जा साहब आवाज आ रही है आपको? जज्बात है जी, आपको मुझे आपकी आवाज जी जी नई है इंग्लिश टीम, और इंग्लिश टीम नई है, उसके लड़के नए हैं, और अगर नए लड़के किसी टीम में होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि 100% देकर टीम में अपनी जगह बनाए। तो मेरे ख्याल में इंग्लिश टीम जो है परफॉर्मेंस तो देगी, लेकिन ये जो सीरीज है, ये जो 2023 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके लिए जो वर्ल्ड सुपर लीग है उसका हिस्सा है, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी उसको 10 पॉइंट्स मिलते हैं इस तरह की मैचेस में, और अगर मैच मुकम्मल नहीं होता तो 5 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस वक्त इंग्लैंड की टीम जो है वो 60 पॉइंट्स के साथ वर्ल्ड सुपर लीग की पॉइंट्स टेबल 65 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है, और फिर बांग्लादेश 50 पॉइंट्स के साथ दूसरे, और पाकिस्तान 40 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। अगर पाकिस्तान ये सीरीज 3-0 जीतता है तो पाकिस्तान के 70 पॉइंट्स हो जाएंगे और पाकिस्तान इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ देगा। तो वर्ल्ड कप के नुक्ते निगाह से भी और आईसीसी की रेटिंग के नुक्ते निगाह से भी ये सीरीज बड़ी अहम है। मुझे आप और अरमला हसन एक पेज पे नजर आते हैं, जो बार बार आप 3-0 कह रहे हैं, इन्होंने अपने इंट्रो में कहा मुमकिन जीत। तो इंग्लैंड का तो आपको क्रिकेट का स्ट्रक्चर पता है मिर्जा साहब, आप कवर भी करते रहे हैं और देखते भी हैं, उनका बड़ा जबरदस्त क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है और बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ उनके नए प्लेयर्स भी खेलते हैं। तो क्या इतना ईजी लेना जितना अरमला और आप ले रहे हैं इंग्लैंड टीम को, ये दुरुस्त होगा? क्योंकि उनके प्लेयर्स भले इंटरनेशनल क्रिकेट पहली बार खेल रहे होंगे, लेकिन वो प्लेयर्स तो तकरीबन सभी अच्छे ही होंगे। नहीं, मेरे ख्याल में हम इजी लेना इसलिए आसान होगा इमरान कि जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, जिस तरह से इंग्लैंड में क्रिकेट हो रही है आजकल, T20 ब्लास्ट हो रहा है, और उसके अलावा वनडे क्रिकेट जिस तरह की जो लेवल है, जो परफॉर्मेंस का लेवल है 18 काउंटीज में जिस तरह के प्लेयर्स हैं, और अगर सीनियर्स साथ नहीं होंगे सिवाय बेन स्टोक्स के, बाकी सारे जूनियर्स हैं, तो वो एक डिसएडवांटेज होगा इन यंगस्टर्स को। तो इस लिहाज से अगर हम उस चीज को कंसिडर करें तो इसलिए हम इसको आसान ले रहे। लेकिन क्रिकेट का खेल है, 50 ओवर्स की क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। T20 क्रिकेट में तो चले अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन 50 ओवर्स की क्रिकेट को यू कांट रूल आउट कि कोई टीम टफ टाइम देगी। लेकिन बजाहिर यही लगता है ऑन पेपर्स अगर दोनों टीमों का मवाजना करे तो पाकिस्तान फेवरेट उसको एज है। ठीक है, अच्छा जी, बैटिंग कोच के हवाले से यूनुस खान साहब के हवाले से बात करें तो इंग्लैंड सीरीज से पहले वो इस्तीफा दे चुके हैं। आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा कौमी टीम को, या इस हवाले से यूनुस खान की कमी को महसूस किया जाएगा?
देखिए इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मिसबाह-उल हक वहाँ मौजूद है अरमला, और मिसबाह-उल हक खुद अपने जमाने के बेहतरीन बैट्समैन रहे हैं। अगरचे लोग कहते हैं कि वो बहुत स्लो खेलते हैं और उनका रिफ्लेक्शन जो है वो बाबर आजम पर नजर आ रहा है, जो बाज़ औक़ात बहुत स्लो हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में यूनुस खान के ना होने से फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मिसबाह-उल हक वहाँ मौजूद है। लेकिन यकीनन ये कंट्रोवर्सी हुई कि जाने से पहले यूनुस खान कहते हैं कि जनाब मुझे, पीसीबी कहता है मुझे मेल की गई, यूनुस खान कहते हैं मुझे बताया नहीं गया, बहुत सारी चीजें। यूनुस खान एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी के मालिक है, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद होगा उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी जब भारत में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी और शहरयार साहब उनसे नहीं मिले। फिर कराची में उन्होंने कहा कि अगर मुझे टीम में नहीं ले रहे तो क्या मैं अपने आप को गोली मार लूं। तो वो बड़े मतलब गर्म मिजाज है, प्लेयर बहुत अच्छे, खिलाड़ी बहुत अच्छे रहे हैं और एक इंसान भी बहुत अच्छे, लेकिन उनके वो जो मर्दान का पठान कहीं ना कहीं से जाग जाता है उनमें, लगता है यही है। ये तो खैर मिसबाह के हवाले से तो उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब मैं और क्या करूं, मुझे बताइए। खैर आगे बढ़ते हुए, एक तो आज टॉस कितना इंपॉर्टेंट है, आपने चूंकि आउटफील्ड का जिक्र किया, बारिश भी हुई है, तो आज का टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अगर 5 बजे है तो इसका मतलब है 5 घंटे का वहां का और यहाँ का फर्क है। जी दोबारा हम लिंक करने की जरा कोशिश करते हैं। टॉस के हवाले से हम मिर्जा साहब से जानना चाह रहे हैं। क्रिकेट तो अच्छी होगी लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड था, मुझे लगा कि बहुत ही जबरदस्त और हमारे खिलाड़ियों का एक बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता वर्ल्ड कप से पहले, इंग्लैंड जैसी बेहतरीन टीम से खेलने के बाद, लेकिन किसको इन्होंने खिलाना है। लेकिन बाबर आजम ने पता नहीं कौन से नफल माने थे जो कि उसके बाद उनकी दुआ कबूल हो गई और पूरी टीम ही एकदम से, ऐसा हुआ नहीं है कभी शायद क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। और कोविड ने बहुत सारी चीजें दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार कराई हैं, तो ये भी हमारी लीग का जो हाल किया कोविड ने, हमारी लीग का हाल, आईपीएल का हाल, उसके अलावा पूरी दुनिया में क्रिकेट को, फ्लाइट्स को बंद किया और क्रिकेट को बैन किया। खैर मिर्जा साहब से राब्ता हमारा नहीं हो पाया, पर उनका तज्जिया हम तक पहुंच गया। मिर्जा साहब का ये कहना है कंपैरेटिवली ऑन पेपर पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग है और उसको एज हासिल है एक नई टीम के मुकाबले। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और प्रोग्राम के आखिर में जिक्र करेंगे बाबा खिदमत अब्दुल सत्तार ईदी साहब का, जिनकी आज 5वीं बरसी मनाई जा रही है। अब्दुल सत्तार ईदी बाबा खिदमत इंसानियत की खिदमत के लिए जो काम कर गए वो अपनी मिसाल आप है और लोग आज तक उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। अब्दुल सत्तार ईदी 1928 में भारतीय शहर और भारतीय रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए और तकसीम हिंद के बाद ख़ानदान के हमराह पाकिस्तान आ गए। उन्होंने 1951 में एक छोटे से क्लिनिक के जरिए खिदमत खल्क का आगाज़ किया। अस्पताल और एम्बुलेंस खिदमात के अलावा ईदी फाउंडेशन ने क्लिनिक, ज़िचकी, पागल खाने और माजूरों के लिए घर, ब्लड बैंक, यतीम खाने और लावारिस बच्चों को गोद लेने के लिए मराकज़, पनागाहें और स्कूल्स खोले। पाकिस्तान के अलावा ईदी फाउंडेशन दुनिया के दीगर कई ममालिक में दुखी इंसानियत की खिदमत सरअंजाम दे रही है। 1980 के दहाई में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशान इम्तियाज से भी नवाजा और उनकी समाजी खदमात के सिले में कई कौमी और बैन अवी एजाज़ात से भी नवाजा गया। 8 जुलाई 2016 को अब्दुल सत्तार ईदी जो है 88 बरस की उम्र में इस जहान फ़ानी से कूच कर गया। उन्हें मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्दे खाक किया गया। आज हम उनको अपने शो में ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और हमारा हमेशा का सलाम है उनको। बिल्कुल, और इसी नोट पर हम शो को ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।